नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 4 अगस्त 2026 आरआरबी ग्रुप डी का पेपर था। आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं भाई मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों उनके लिए रामबाण सेशन है, तो क्लास कंप्लीट देखना है। आपको बता दें, मैं आपको डेली एक्सपेक्टेड क्लासेस करा रहा हूँ, तो वो क्लासेस आप जरूर देख लेना। करेंट अफेयर्स के कल भी मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस कराया था, आज एक करेंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चंस भी कराएंगे, और उसके साथ साथ एक टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे जिसमें साइंस के बेस्ट 50 और करेंट अफेयर्स के 50, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होंगे जो कि आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो क्लास आपको जरूर देखना है, एग्जाम रिव्यू के आधार पर वो क्लासेस आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल। उससे पहले साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। और देखो, आप हमें इस वीडियो के नीचे ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखिए, क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से दिए हुए थे, तो इनमें से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, बेसिकली यही आपको बताना था। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन के अनुसार करेक्ट आंसर होता पानी और रेत का मिश्रण। एक ऑप्शन में आपको दे के रखा था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, निलंबन यानी सस्पेंशन के कण बड़े आकार के होते हैं, इसीलिए इन्हें नग्न आंखों से देखा या छानकर अलग किया जा सकता है। निलंबन प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, जिससे टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, यह भी आप जरूर याद रखेंगे। एक सवाल था, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो भाई बनने वाला प्रतिबिंब होगा उसकी आवर्धन क्या होगी। क्वेश्चन बेसिकली आपको आवर्धन मैग्निफिकेशन पूछा था। साथियों, क्वेश्चन सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखो, वस्तु की दूरी आपको दे के रखी थी, भी का मान, यू का मान, जो माफ करना, यू का मान, भी का मान आपको यहाँ पर निकालना था, ठीक है। और आप सभी को पता है कि लेंस में पूछा है, तो लेंस में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है भाई, तो v/u के बराबर। जब इसको आप सॉल्व करते हैं ना साथियों, तो -1.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगर मैं सॉल्व करने लगा यहाँ तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखो, आवर्धन का ऋणात्मक मान वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब दर्शाता है, जबकि धनात्मक मान जो है यह आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब दर्शाता है। और एक चीज़ याद रखना, अगर मैग्नीफिकेशन का मान जो है 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा यानी मैग्नीफाइड बनता है, ठीक है। देखिएगा, ब्लड सेल से आधारित एक क्वेश्चन था कि रक्त का कौन सा घटाव रक्त का थक्का जमने तथा रक्तस्राव को रोकने में सहायता करता है। बेसिकली ये क्वेश्चन साथियों आपको रीजनिंग के टाइप में, एनालॉजी टाइप में दिया हुआ था, ठीक है, कि ये जो प्लेटलेट्स होते हैं उसका कार्य क्या होता है। उसी प्रकार आपको दूसरा कोई रक्त समूह दिया हुआ था WBC RCB, और उसका बताना था कि इसका क्या कार्य होता है। तो आसानी से आप कर सकते थे, कोई ऐसा बात नहीं था। देखो, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो रक्त का कौन सा घटक है जो रक्त का थक्का जमाने तथा रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स, जिसको आप बिंबाणु भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, डेंगू होने पर प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटती है, जिससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया में विटामिन के तथा कैल्शियम आयन जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, याद रखना। एक क्वेश्चन था, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी में क्षति होने पर मुख्य रूप से कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होता सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखो, मेरुदंड के भीतर मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहती है, जो मस्तिष्क और शरीर के बीच तंत्रिका संदेशों का संचार करती है। वयस्क मनुष्य में कुल 26 यानी 26 कशेरुकाई होती है, जबकि जन्म के समय इनकी संख्या 33 होती है। याद रखना, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एक साथ ये समीकरण दिया हुआ था आपको सेम टू सेम, ठीक है, जहाँ पर ये आपको जो है ना साथियों एथेनॉल, देखो एल्कोहल दिया हुआ था, और ऑक्सीजन के साथ जब इसकी आप रिएक्शन करोगे तो इसके अनुसार 1 मोल एथेनॉल के पूर्ण दहन पर कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। तो देखो, इसमें जो है ना साथियों कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनते हैं, तो बेसिकली 2 मोल बनते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। आगे देखिएगा, एक सवाल आपको दिया हुआ था, उससे पहले आपको ये भी बता दें कि एथेनॉल का पूर्ण दहन
एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा एवं ऊर्जा निकलती है। पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी H2O बनते हैं, और जबकि अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैली गैस बन सकती है। यह भी आपको याद रखना है। एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर बी सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। विद्युत जनरेटर की बात करें डायनेमो की, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रखना। एक विद्युत चुंबकीय प्रभाव आधारित क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन शायद ये था कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम करेक्ट आंसर होता। देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, बल, तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा जो होती है ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। याद रखना, जब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं तब चालक पर लगने वाला बल जो है यह अधिकतम होता है। एक सवाल था, दो जलीय विलयनों को मिलाने पर यदि एक अविलेय ठोस पदार्थ बनकर नीचे बैठ जाता है तो यह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है? बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको बोला जा रहा है। इसमें क्या होता है कि इसको जो है ना अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना एक ठोस अवक्षेप भी बनता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता। देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया सामान्यतः द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया का एक प्रकार है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो Na2SO4 की रिएक्शन जब आप देखो बेरियम क्लोराइड से करा रहे हो तो एक तो आपका बेरियम सल्फेट बन रहा है और एक आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बन रहा है, जहाँ पर BaSO4 जो है बेरियम सल्फेट, ये आपका सफ़ेद अवक्षेप इसका प्रमुख उदाहरण है। याद रखना। आगे देखिएगा, एक सवाल था, विस्थापन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? साथियों, जो डिस्प्लेसमेंट है ये मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो विस्थापन की बात करें तो देखिए प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी पर यह निर्भर करती है ना, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी पर। और देखिए विस्थापन जो है ना एक प्रकार की सदिश राशि है, याद आपको रखना है। आगे देखिए, उससे पहले आपको बता दें कि विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। यदि कोई यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमकर पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए तो दूरी 2πr होगी, जबकि विस्थापन कितना होगा? तो 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। देखिए, एक सवाल था, रक्त वाहिकाओं विशेषकर शिराओं यानी वेन्स में रक्त के विपरीत प्रवाह यानी बैक फ्लो को रोकने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? तो वाल्व पाई जाती है ना, कपाट। वाल्व करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। देखिए, शिराओं में रक्त का दबाव कम होने के कारण उनमें वाल्व पाए जाते हैं, जबकि धमनियों में सामान्यतः वाल्व नहीं होते। याद रखना। मानव हृदय में 4 मुख्य वाल्व होते हैं जो रक्त के एक दिशीय प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। आगे देखिए, एक सवाल है, जब कोई धातु जब कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जब कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे कि NaHCO3, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मान लेते हैं कोई भी अम्ल ले लेते हैं, HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? बेसिकली यही आपको बताना था। तो याद रखना, जब भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना ये बाहर निकलती है। भाई ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ये चूने के पानी में प्रभावित करने पर वह दूधिया हो जाता है। धातु की अम्ल से प्रत्यक्ष अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ये पॉइंट भी आप याद रखना। लेकिन जब आपसे यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट पूछे ना तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना। एक सवाल था, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से प्रयोग के किस भाग की खोज हुई थी? तो भाई रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन किया था उससे नाभिक की खोज हुई थी, न्यूक्लियस की। तो नाभिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ये 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है साथियों जो आज पूछे गए थे। देखो, रदरफोर्ड ने सिद्ध किया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त यानी एम्प्टी स्पेस होता है तथा उसका धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान जो है नाभिक पर केंद्रित होता है।
रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है, याद रखना। एक सवाल था, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग तंत्रिका आवेग को कोशिकाएं से दूर ले जाता है? तो भाई कौन ले जाता है? एक्सॉन यानी अंश तंतु। तो एक्सॉन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिए डेंड्राइट जो है तंत्रिका आवेग को कोशिकाएं से दूर कोशिकाएं की ओर ले जाते हैं, जबकि अंश तंतु जो होते हैं ना ये उसे कोशिकाएं से दूर ले जाते हैं। ये डेंड्राइट वाला सवाल कल आपसे पूछा गया था और आज एक्सॉन वाला पूछा है। देखो दो न्यूरॉन के बीच के संपर्क के जो स्थान होता है उसको सिनेप्स कहते हैं, याद रखना, जहां रासायनिक संदेशों का आदान प्रदान होता है। भाई एक सवाल था साथियों, 500 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊंचाई अगर दोगुनी कर दी जाती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिएगा साथियों, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, यानी ये m पर यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो भाई देखो जब इसकी द्रव्यमान 500 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊंचाई जो है दोगुनी कर दी, देखो ये हाइट पर भी निर्भर करता है। अगर ऊंचाई को दोगुनी कर दोगे आप तो भाई इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी ना वो भी दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। ऊंचाई दोगुनी होने पर स्थितिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण होती है, जैसे तनी हुई धनुष या बांध में संचित जल। देखिए कार्य ऊर्जा से एक क्वेश्चन था कि भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो किया गया कार्य जो है बल, विस्थापन तथा उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। आप सभी को पता है कि वर्क बराबर होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। F यानी बल लगाया गया बल, S यानी विस्थापन और कॉस थीटा। देखो एक चीज याद रखना, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। देखो कार्य एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक जूल होता है, ये भी याद रखना है। प्रकाश के अपवर्तन से क्वेश्चन था कि जब दो समान प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में सटाकर रखा जाता है, मान लेते हैं एक प्रिज्म ऐसा है आपका और एक प्रिज्म जो है ना आपका उल्टा है, इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से है, और पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो दूसरे प्रिज्म से बाहर निकलने वाले प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो जब ये इससे होकर गुजरेगी तो ये जो है आपका इसका विक्षेपण हो जाएगा, लेकिन वापस जब इससे गुजरेगी तो ये पुनः सफ़ेद रंग में इसका ये सफ़ेद रंग ही प्राप्त होगा, तो पुनः श्वेत प्रकाश ही प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखो पहले प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम को दूसरे प्रिज्म में पुनः मिलाकर श्वेत प्रकाश बना देते हैं। इस प्रयोग द्वारा सर आइजैक न्यूटन ने सिद्ध किया कि भाई सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, याद रखना। साउंड वेव से क्वेश्चन ये था कि ध्वनि की चाल तथा उसके संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता? तो साथियों देखिए ध्वनि की चाल तथा उसके संचरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, बेसिकली यही आपको बताना था। तो भाई देखो आप एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन से, ध्वनि निर्वात में सबसे तेज चलती है क्या? नहीं यार, निर्वात को तो पार ही नहीं कर सकती है। ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, गलत। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सी में ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक तथा गैसों में सबसे कम होता है, बिल्कुल सही है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखो ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, इसीलिए यह निर्यात में संचारित नहीं हो सकती है। तापमान एवं आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, याद रखना। एक सवाल था साथियों पदार्थ की अवस्था को लेकर कि देखो क्वेश्चन ये था कि ठोस, द्रव एवं गैस के अणु के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठोस, द्रव और गैस के अणु के संबंध में कौन सा कथन सही है, यही आपको बताना था। ठोस, द्रव एवं गैस के गुणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि ठोस पदार्थों में अंतरा अणुक बल जो है वो सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए गैसों में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, इसीलिए उनकी संप्रियता एवं विसरण सबसे अधिक होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है तथा पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन है या बोस आइंस्टीन संगणन है, ये भी आपको याद रखना है। पर्यावरण विज्ञान से एक क्वेश्चन ऐसा था कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से समुद्री जल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई ध्यान से देखिएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से समुद्री जल, देखो समुद्र जल अधिक अम्लीय हो जाता है तथा उसका पीएच मान जो होता है ना वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है समुद्री जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जिससे समुद्री जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट
के कवच प्रभावित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैस भी है, याद रखना। आगे देखिए, धातु अधातु से क्वेश्चन ऐसा था कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बेसिकली गैल्वेनीकरण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। देखिए, गैल्वेनीकरण में जस्ता लोहे से अधिक क्रियाशील होने के कारण स्वयं ऑक्सीकरण होकर लोहे को जंग से बचाता है। एल्युमिनियम पर सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है इसको एनोडीकरण का कहते हैं, यानी एनोडाइजिंग कहलाती है, ये भी आपको याद रखना है। कार्बन और यौगिक से क्वेश्चन ऐसे थे कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों जैसे कि एल्कीन, एल्काइन के दहन पर सामान्यतः किस प्रकार की ज्वाला प्राप्त होती है? कल आपसे संतृप्त पूछा था, आज असंतृप्त पूछा है, तो करेक्ट होता काले। देखो, काले एवं काले धुएं वाली पीली कज्वाली ज्वाला। और देखो, संतृप्त यौगिक के दहन पर क्या होता है? तो नीले रंग का स्वच्छ फ्लेम आपको प्राप्त होता है। देखो, असंतृप्त यौगिकों में कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण उनका पुनः दहन नहीं हो पाता, जिससे काला धुआं निकलता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर्याप्त ऑक्सीजन में स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलता है। भाई, एक सवाल परिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम से था कि खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा खाद्य जाल को अधिक स्थिर क्यों माना जाता है? तो खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा खाद्य जाल को अधिक स्थिर क्यों माना जाता है? क्वेश्चन कुछ ऐसा था। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों ऑप्शन नंबर बी कि जीवों को भोजन प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक मार्ग जो है उपलब्ध होते हैं। खाद्य जाल में क्या होता है कि जीवों को भोजन प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक मार्ग जो है वो भाई उपलब्ध होते हैं। देखिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जबकि खाद्य जाल जीवों को अधिक विकल्प प्रदान करता है। लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। पर्यावरण संबंधित एक और क्वेश्चन था कि समताप मंडल में स्थित ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो भाई CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता। देखो, CFC से निकलने वाला क्लोरीन ओजोन के लाखों अणुओं को नष्ट कर सकता है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए याद रखना 1987 में जो है ना ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था। एक देखो, अपशिष्ट से क्वेश्चन यानी वही एनवायरनमेंट से ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कचरा प्रबंधन का 3R सिद्धांत किसे दर्शाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता देखो, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी कम उपयोग, पुनः उपयोग और आपका पुनः चक्रण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 3R सिद्धांत, देखो 3R सिद्धांत में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है आपका रिड्यूस, जो कि होता है कम उपयोग। वर्तमान में ये जो 3R, ठीक है, ये 3R का विस्तार 5R और 7R सिद्धांत तक किया गया है, जिनमें रिफ्यूज और रीपर्पज जैसे सिद्धांत भी शामिल हैं। देखो, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन ऐसा था कि वर्ष 2028 के शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों, याद रखना करेक्ट आंसर आपका हो जाता इटली में। देखो, डोलोमिटी वाल्टेलिना इटली। और 2028 का अगर आपसे ओलंपिक पूछा जाए तो वो आपका अमेरिका में होगा, याद रखना। एक सवाल था तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एक दो क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के भी देखने को मिल रहे हैं, 3 क्वेश्चन करीब। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 2 जून हो जाता, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना था साथियों। ठीक है, एक सवाल था प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कुल कितनी वित्तीय परिव्यय बजट निर्धारित किया गया है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर होता 13,000 करोड़ रुपये। देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ठीक है, 5 वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 के लिए लागू की गई है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका पूरा वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। लाभार्थियों को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 लाख तक बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कौशल प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिदिन का प्रशिक्षण वजीफा दिया जाता है। इसके अलावा आधुनिक औजार टूल किट खरीदने के लिए 15,000 की सहायता ई वाउचर के माध्यम से प्रदान की जाती है। और ये जो साथियों योजना है विश्वकर्मा योजना, ये किस मंत्रालय के द्वारा? तो MSME मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू की गई है।
तो साथियों आज के क्वेश्चंस थे ये, अगले शिफ्टों के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है एक्सपेक्टेड क्लासेस जो मैं आपको करवा रहा हूँ। आज भी 2 क्लास आपको मिलेगा, एक आपको साइंस और करंट अफेयर्स का मिक्स क्लास मिलेगा और केवल करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चन का एक क्लास मिलेगा। दोनों क्लासेस देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कल वाले क्लासेस भी आप जरूर देख लेना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।